हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री लेके आए हैं। कल इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज सेकेंड क्लास है। ये क्लास देखने से पहले वो क्लास जरूर देखें। चलिए आज देखते हैं। कल जो था ये टॉपिक जो है फ्रांसीसी क्रांति है। पहला टॉपिक है इसमें 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी का समाज, और दूसरा है क्रांति के शुरुआत, और तीसरा हो गया ये सभी जो है फ्रांसीसी क्रांति के अंदर है। दूसरा हो गया क्रांति की शुरुआत, और तीसरा हो गया फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, इसके बारे में देखेंगे। और चौथा हो गया क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है। और पांचवा देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन, और छठा देखेंगे इसी में क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो कल हम लोग ने फ्रांस की क्रांति और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज देख लिए थे। फ्रांस की क्रांति में देखे थे, फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो बास्तिल के किले को तोड़कर भारी मात्रा में लूट लिया गया था। क्या लूटा गया था? तो गोला बारूद लूटा गया था। अधिकांश जनता, फ्रांस की क्रांति में अधिकांश जनता जो था पाव रोटी का जो वृद्धि कीमत में वृद्धि हो गया था, उसके लिए आदमी विरोध करने लगा था। और देखते 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज में देखे थे हम लोग 1774 में। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। 1774 में बुर्बो राजवंश के राजगद्दी पर किसने आसीन हुआ था? तो लुईस 16वां। 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश के राजगद्दी पर लुईस 16वां ने आसीन हुआ था। और लुईस 16वां विवाह किससे किया था? लुईस 16वां जो था विवाह किससे किया था? तो लुईस 16वां ने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी मेरी एंटुनेट थे, जिससे लुईस 16वां का शादी हुआ था। इसके शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका को लुईस 16वां के काल में फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों का आजाद किया था? तो 13 उपनिवेश का आजाद किया था। किससे किया था? तो ब्रिटेन से किया था। किससे किया था? तो ब्रिटेन से किया था। कहाँ पे, किस देश में आजाद किया था? तो अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद किया था। किसने? फ्रांस ने किया था। उस समय शासन काल में शासक कौन था? तो लुईस 16वां था। 18वीं सदी में फ्रांस जो था अपने साम्राज्य को 3 स्टेट में बांटता था। तो प्रथम स्टेट जो था इसमें आता था पादरी। ये सब कल हम देख चुके हैं, आज उसका थोड़ा रिवीजन हो रहा है। द्वितीय स्टेट जो आता था कुलीनबर्ग, और तृतीय में आ जाता था, तृतीय स्टेट जो था इसमें आता था किसान, व्यवसायिक और छोटे किसान। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरा में कुलीन, और तीसरा में मतलब किसान लोग आते थे। और कल पुस्तक भी देखे थे,
तो जॉन लॉक का पुस्तक का नाम क्या था? टू टूटाइजेज थोड़ा अच्छा से लिख दिया था। पुस्तक का नाम था ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। किसका पुस्तक था? तो जॉन लॉक का था। ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसका पुस्तक था? जॉन लॉक का। मोंटेस्क्यू का पुस्तक क्या था? तो मोंटेस्क्यू का जो पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। किसका पुस्तक था? मोंटेस्क्यू का। 18वीं सदी में मजदूरों को वेतन कौन तय करता था? कल हम लोग ने देखे थे, इसलिए बोले थे ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। 18वीं सदी में मजदूरों को वेतन कौन तय करता था? मजदूरों को जो वेतन तय करता था कंपनी के मालिक तय करता था। मजदूरों का वेतन कौन तय करता था? कंपनी के मालिक तय करता था। अब चलते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो है क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर ये चैप्टर हो गया। इसके अंदर टॉपिक ये हो गया क्रांति की शुरुआत। तो देखते हैं क्रांति की शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां जो थे कर बढ़ा दिए थे। किन कारणों से बढ़ाए थे? क्योंकि ये अमेरिका में 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाए थे, उसमें युद्ध लड़े थे, उसमें तो खर्चा लगा था। तो पहले से खुद मतलब लुई 16वां को शासन काल पे आने से पहले खुद 2 लिब्रे जो था क्या था? लिब्रे जो था फ्रांस की मुद्रा थी। 2 लिब्रे का मतलब कर्ज था। उसके बाद जब 13 उपनिवेश को आज़ाद करवाया था ब्रिटेन से तो 10 लिब्रे और कर्ज में आ गया था, और जिस कारण से कर बढ़ाना पड़ा। और भी कारण था, सैनिक के देखरेख में जो खर्च लग रहा था, और राज दरबार को चलाने में, विश्वविद्यालय को चलाने में जो खर्च लग रहा था, तो पहले से कर्ज में था इसलिए उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए कर को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उसे ऐसा कैसे किया होगा? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट जो था अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था है जिससे तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इसमें क्या कह रहा है? तो राजा बोल रहा है सम्राट जो था वो कर में वृद्धि खुद नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे स्टेट जनरल का बैठक बुलाना जरूरी है। स्टेट जनरल राजनीतिक संस्था थी जो तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। पहली बार कब बुलाया गया था? तो पहली बार
14 में बुलाया गया था और फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां दूसरी बार जो था 5 मई 1789 को नए करों में प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। प्रतिनिधित्वों की मौजूदगी के लिए वर्षे के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे। पहले स्टेट और दूसरा, पहला में आ गया पादरी और दूसरा स्टेट में आ जाता था कुलीन वर्ग, जो इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे थे और आमने सामने दोनों कतार में बैठे हुए थे। तीसरे स्टेट के जो लोग थे 600 प्रतिनिधि थे। तीसरे स्टेट के जो किसान छोटे वर्ग, ये जो तो किसान छोटे वर्ग ये इसमें भाग नहीं लिए थे, इसमें व्यवसायिक आदमी भाग लिए थे जो पढ़े लिखे हुए थे। प्रतिनिधित्व इनके पीछे खड़े थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसान, औरत एवं कारीगर का सभा में प्रवेश वर्जित था। इसमें क्या था? किसान कौन थे? तीसरे वर्ग के स्टेट के थे। औरत एवं कारीगर जो थे इस सभा में प्रवेश से वर्जित थे। ये भी तीसरे स्टेट के थे और तीसरे स्टेट उसमें 600 प्रतिनिधि भाग लिए थे। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पर ये बोल रहा है कि तीसरे स्टेट में पढ़ा लिखा भी था, पढ़ा लिखा इसमें भाग लेगा, बाकी जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, जो मतलब किसान है, छोटे अधिक है, वो इसमें भाग नहीं लेगा। फिर लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांग की सूची बनाई गई, जिसमें प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग के एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा, पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाएगा। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। इससे प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। लोकतांत्रिक सिद्धांत कौन मतलब प्रतिस्थापित करना चाहता था? तीसरा स्टेट। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसमें मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रस्तुत किया था। इस लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। तीसरे स्टेट क्या बोला था? लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा चुनाव कराया जाए, किसी बिल को पारित करवाया जाए ताकि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब चुनाव हो सके। ये सब रूसो ने अपने पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। लोकतांत्रिक सिद्धांत रूसो ने अपने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट, कौन सा कोर्ट था? वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। किसने?
तीसरे स्टेट ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो नेशनल असेंबली घोषित किया था और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं एक मिनट, संविधान तैयार और नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं किया जाएगा। इनकी नेतृत्व मिराबियो एवं आवे सीए थे। मिराबियो, आवे एवं सीए थे। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। सीए थे। मिराबियो का जन्म कुलीन जो था कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन यह समानती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसे एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। कौन भाषण दिए थे? भाषण जो दिए थे कुलीन वर्ग के मिराबियो जो थे नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहे थे। मिराबियो जो थे नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहे थे। मिराबियो एक पत्रिका निकाले और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। अब सीए मूलतः पादरी तथा उसमें तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक पैम्फलेट लिखी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या थी? 1774 ईस्वी में लुईस 16वां फ्रांस का राजा बना और सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्रतिनिधित्व राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। और 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान और तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन। नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? तृतीय स्टेट ने गठन किया था। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। तो बास्तिल पे हमला और देहात में किसानों पर विद्रोह 1789 में। और 1791 में सम्राट की शक्तियों का अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 93 ये सभी आगे पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसलिए एक एनसीईआरटी ने कलेक्ट करके दे दिया गया, लेकिन ये सब अभी आगे पढ़ना है। फ्रांस गणराज्य बनता है 1792 से 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। कब? 1792 से 93 में। जैकोबियन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। जैकोबियन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। 1804 में नेपोलियन जो था सम्राट बनता है। कहाँ का? फ्रांस का। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन सम्राट कब बनता है? 1804 में। और इनकी हार कब होता है? 1815 में। ये रहा टेनिस कोर्ट में शपथ।
ये है नेशनल असेंबली में लगाई जानी। ये जो है नेशनल असेंबली जो बनाया गया था वहीं का ये चित्र है, जो एक सभी इकट्ठा हुआ था। नेक्स्ट, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमत में आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। जमाखोरी मतलब रुपया बटोरने में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सम्राट जो था पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नस्ते नाबूद कर दिया। इसीलिए 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों को गिरोह बुला लिया है, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिले में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदाल और बेलचे को ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरों को छोड़कर भागे और बहुत ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण लिए थे। कुलीन लोग था जब यहाँ हंगामा हुआ। क्यों हंगामा हुआ था? क्योंकि न्यू असेंबली प्रारूप तैयार करने की व्यवस्था से फ्रांस में आंदोलन हुआ और कड़ाके की ठंड थी उस समय और पाव रोटी की कीमत में आसमान छू रहा था। उसकी कीमत में बेकरी वाले ने इसका फायदा उठाया था। फायदा क्या उठाया था कि मतलब जो पाव रोटी 2 रुपया में बिक रहा था वो अब 10 रुपया में बिकने लगा। यही के कारण घंटों लाइन में खड़ा रहने के कारण मतलब जनता लोग आक्रोश होकर उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद 14 जुलाई को बास्तिल पर भी धावा बोल दिया था और बास्तिल को नस्ते नाबूद कर दिया था 14 जुलाई 1789 को। इसी दिन को कहते हैं फ्रांस की क्रांति। देहाती इलाकों में भी यह अफवाह फैल चुका था और बहुत से मतलब जगह जगह पे मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगा। और तब दूसरे स्टेट जैसे कुलीन लोग भी थे जो मतलब अपने जागीरों को छोड़कर भाग गए और पड़ोसी देश में जाके अपना शरण लिए थे। नेक्स्ट, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब जो है कि विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगा के, क्योंकि अब तो पता चल गया था कि अब तो ये विद्रोह शांत होने वाला है नहीं, इसलिए लुई 16वां सम्राट जो थे अंततः नेशनल असेंबली का मान्यता दे दिया। नेशनल असेंबली किसका था? तृतीय स्टेट का, कुलीन वर्गों का। और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब ऐसी संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और संबंधों वाली संपत्ति समानती व्यवस्था को उन्मूलन कर आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोग को भी अपनी विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। प्रथम स्टेट के जो पादरी लोग थे उसे विशेषाधिकार था, क्योंकि जन्मजात था कि मतलब ये पादरी बना है तो वो भी पादरी बनेगा ही, मतलब चर्च को संभालेगा ही। ये वंशानुगत हो गया था। उसको मतलब न्यू असेंबली ने बोला वो हटा दिया जाए, जिससे विशेषाधिकार छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया
और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब समझ सकते हैं कि कितना चर्च के मतलब पादरी लोग कर मतलब लिए थे और कुलीन लोग किसान लोग से कर लिए थे कि सम्राट के पास फ्रांस के शासक के पास पहले से 10 लिबरे का मतलब कर्ज था इस पे। लेकिन जब ये न्यू असेंबली बना और ये जो स्वामित्व ये जो विशेषाधिकार था उसको हटा दिया गया चर्च पे से पादरी लोग पे से, तो 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभक्त एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। फ्रांस में जो था संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ये आगे देखना है चित्र संख्या की नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली 1791 ईस्वी में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो न्यू असेंबली को दिया गया था, नेशनल असेंबली को दिया गया था। और नेशनल असेंबली वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली जो था वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। सभी नागरिक को जो था मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष जो सक्रिय नागरिक जिन्हें मतदान सक्रिय नागरिक किसे कहा जाता था? जिन्हें मतदान देने का अधिकार था उसे सक्रिय नागरिक कहते थे। सक्रिय नागरिक कैसे बने? तो जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे और शेष पुरुष और महिला को निष्क्रिय नागरिक कहे जाते थे। वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी होती थी। निर्वाचक योग्यता प्राप्त करने के लिए करों की जो उच्च श्रेणी देना पड़ता था। अब देख लेते हैं। तो सक्रिय नागरिक किसे कहते थे? जो 3 दिन मतलब अपने वेतन का जो वेतन बनता था वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था, उसे सक्रिय नागरिक कहते थे। वही आदमी मतदान कर सकते थे। जिसकी संख्या कितना था? 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख था। और निष्क्रिय कौन था? जो महिला होगी और उसके बाद जो अपने 3 दिन कमाई कर के रूप में अदा नहीं करते थे वो निष्क्रिय हो गए। तो मताधिकार प्राप्त नहीं लगभग 30 लाख ऐसे पुरुष एवं महिलाओं एवं बच्चे जो 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये लोग सर्वप्रथम सक्रिय नागरिक जो थे एक निर्वाचन समूह को चुनाव करते थे। ये निर्वाचक समूह, ठीक, ये सक्रिय नागरिक है। तो ये जो थे ये निर्वाचक समूह को चुनाव करते थे। और निर्वाचक समूह जो था ये नेशनल असेंबली विधायिका यह अप्रत्यक्ष रूप से इसका वोटिंग होता था। जैसे हम लोग मतलब नेता को चुने, वो नेता विधायिका को चुनता था जो अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होता था। और ये विधायिका जो था कार्यपालिका को चुनता था।
और कार्यपालिका और मंत्री को चुनता था कौन? विधायिका। और सक्रिय नागरिक डायरेक्ट मतलब न्यायाधीश का भी वोटिंग करता था। देख लेते पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बॉर्बिये द्वारा बनाया गया चित्र। बॉर्बियो द्वारा बनाया गया चित्र दाएं और मतलब आकृति में बॉर्बियो द्वारा ये चित्र बनाया गया था 1790 में। ये जो था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मदर या मतलब वंशानुगत प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करेगी। क्रांतिकारी पत्र जेन पॉल मार ने अपने अखबार लामी द पपल, जेन पॉल का जो अखबार था लामी द पपल, जनता का मित्र, इसका हिंदी होता है जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किया गया संविधान का यह टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। जनता का जो कार्यभार था अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती है। गरीबों और शोषित वर्ग की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती है। इस बात का अकाट प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। धनाढ्य मतलब धनी लोग कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीन द्वारा लादे गए जुए, मतलब कुलीन द्वारा लादे गए जुए का मतलब क्या हुआ? कुलीन द्वारा जो उस समय दूसरा स्टेट के जो कुलीन थे जो जनता से कर लिया करते थे, तो वो भी लास्ट में उनको भी भागना पड़ा। उसके बाद नेशनल असेंबली का स्थापना हुआ और उसके बाद कुलीन लोग के द्वारा लादे गए जो अति थे वो भी उतार कर फेंका है। एक दिन वही हराम अमीरों का करेगा। इसका कहना क्या था? जिस तरह उन्होंने कुलीनों के द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेगा। अमीरों को भी मतलब एक दिन भागना पड़ेगा जैसे कुलीन लोग भागा था। और स्रोत को इसमें देखते हैं, पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। एक आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी को नैसर्गिक एक अहर्निय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य के निहित है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनाधिकार प्रयोग नहीं करेंगे जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो और के लिए नुकसानदेह न हो, समाज के लिए
किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार सिर्फ कानून के पास है। समाज पर किसी भी हानिकारक कृतियों पर पाबंदी लगाने का अधिकार किसके पास है? कानून के पास। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में भी नागरिक समान है। कानून समता प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। जब किसी आदमी से कुछ ऐसा अनहोनी घटना होने का संकेत मिलता है तो उसे ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उसे दोषी ठहराया जा सकता है। उसे सिर्फ नज़रबंद किया जाता है। नज़रबंद के मतलब हो गया थोड़ा देर के लिए उसे किसी जगह से हटा दिया जहाँ तक मतलब वो मामला शांत ना हो जाए। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन ये कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यही कि आप किसी को लिखने एवं छापने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह के। अगर कानून से बाहर गए तो आप खुद जिम्मेदार होइएगा। सार्वजनिक, सेना तथा प्रशासनिक के खर्च चलाने के लिए एक समान कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को ऐसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अब तक की अवधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति के अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूरी दिया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी मतलब क्या होता है? 18वीं सदी का मतलब हो गया 1600 से 1700। नहीं, ये 17वीं सदी हो गया। 18वीं सदी हो गया 1700 से 1800। वो 18वीं सदी कहते हैं। इसके बीच जितना भी घटना हुआ वो 18वीं सदी के ज़्यादातर स्त्री एवं पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छापे हुए शब्दों का बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये बोर्डियो ने अपनी पेंटिंग अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने का अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री एवं पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको कैसे समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। कोई आदमी बोले तो इसके लिए कोई प्रतीक लाया गया, ताकि प्रतीक के माध्यम से जो पढ़ा है सो भी या जो ना पढ़ा है लिखा है सो भी, दोनों को समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए देख लेते हैं वन बाय वन करके कौन कौन प्रतीक है। टूटी हुई जंजीर जो है, दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। दास को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उसकी आज़ादी का प्रतीक है। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? तो दासों को आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार जो गट्ठर था, यह अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है।
इसका कहने का मतलब ये हुआ अकेला अकेला लड़िएगा, गांव समाज में बोला जाता है अकेला अकेला लड़िएगा तो हार जाइएगा, जब 5 आदमी साथ मिल के लड़िएगा तो हरा दीजिएगा। यही होता है एकता में बल। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, इसका मतलब प्रतीक क्या है? सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देती है। और राजदंड, ये हो गया राजदंड। राजदंड का मतलब शाही सत्ता का प्रतीक था। और अपनी पूछ मुंह में लिए सांप, अपनी पूछ मुंह में लिए सांप, इसका मतलब क्या है? समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता है, समानता का प्रतीक। और लाल फ्राइजियन टोपी, लाल फ्राइजियन टोपी का प्रतीक क्या था? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। लाल फ्राइजी टोपी फ्राइजी का क्या होता था? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला, सफेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग था। डायनों वाली स्त्री, डायनों वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधिपट, विधिपट क्या था? कानून सबके लिए समान और सबकी नजर में सब बराबर है। कानून सबके लिए समान और सबकी नजर में सब बराबर है। ये क्या था? विधिपट। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।